अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं नवाया सरोश। मैं हूं शकील अब्बास सल्फी। आज नवाया सरोश में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो यकीनन हमारी नई नस्ल के लिए तहरीक का सबब होंगे। हमारी मुराद निज़ाम हसन साहब से है। निज़ाम हसन साहब इसी दरभंगा ज़िला के गांव पैगंबरपुर के रहने वाले हैं। अभी गुज़श्ता दिनों ये लखनऊ में एसएसपी की हैसियत से सुबुकदोश हुए हैं। अब सब रिटायरमेंट की ज़िंदगी इनकी शुरू हुई है, लेकिन इनकी खसूसियत ये है कि ये जहाँ भी रहे अपने डेडिकेशन की वजह से, अपनी दयानतदारी की वजह से अपना एक मकाम बनाया। और जो ज़्यादा अहम बात यह है कि जहाँ भी रहे अपनी पूरी मजहबी शनाख्त के साथ रहे। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कुछ इनकी ज़ात के बारे में, इनकी सर्विस के बारे में, और फिर ये है कि हम ये चाहेंगे कि निज़ाम साहब हमारी जो नई नस्ल है या जो लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या बातें ज़रूरी है, इस सिलसिले में हम इनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। निज़ाम साहब, आपका खैर मक़दम है हमारे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए, दावत देने। तो सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप अपने बचपन के बारे में या आपका जो तालीमी सफ़र है उसके बारे में कुछ बताइए। जैसा कि आपने बताया कि मैं पैगंबरपुर एक छोटी सी बस्ती है इस ज़िले की, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम वहीं से शुरू हुई, मकतब से, जो अज़हरुल उलूम एक मकतब है वहाँ से शुरू हुई। फिर उसके बाद दरमा वहाँ से 1 किलोमीटर के लगभग फासले पे है, वहाँ के प्राइमरी स्कूल से हमने क्लास 2 तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर सीधे छठे में एडमिशन कराया गया मिडिल स्कूल खिरमा। फिर छठे के बाद फिर 8वीं में मैंने छलांग लगाई और हाई स्कूल वही खिरमा में ही है, खिरमा पथरा में। वहाँ 2 साल पढ़ाई की। प्रमोशन मिलता रहा शुरू से। उसके बाद जी उसके बाद फिर शफी मुस्लिम हाई स्कूल दरभंगा ट्रांसफ़र करा कर आ गया। यहीं से मैट्रिक एग्ज़ाम पास किया 1980 में मैंने। फिर कुंवर सिंह कॉलेज दरभंगा में ही है, वहाँ से इंटरमीडिएट साइंस मैथमेटिक्स से किया। फिर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स हमने सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा से, फिर एमएससी मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से किया। उसके बाद इसी दौरान हमारा सिलेक्शन हो गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हेल्थ मिनिस्ट्री में। फिर मैं वहाँ चला गया दिल्ली में, और वहाँ नौकरी के साथ बाकी और तैयारी करते रहे। बीच में जेएनयू में भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्स किया हमने। ये रहा हमारा तालीमी सफ़र। पुलिस सर्विस में आने का ख्याल कब आया आपको? कैसे? पुलिस सर्विस में आने का ऐसा कोई ख्याल सीधे नहीं रहता है। नॉर्मली जब सिविल सर्विसेज देता है तो इंडियन सिविल सर्विसेज में उस वक्त 27 सर्विसेज हुआ करती थी। अब क्योंकि रेलवे की 5 या 6 सर्विसेज थी, सबको मिला के एक रेलवे सर्विस बना दिया गया है, तो कुछ सर्विस कम हो गई होंगी नाम के नाम कहने के लिए, लेकिन सर्विसेज तो लगभग वही है। 1-2 सर्विस ऐड भी हुई हैं। स्टेट में जो सर्विसेज हैं उसकी तादाद लगभग 15 होती है स्टेट सिविल सर्विसेज में। तो उसमें जब सिलेक्शन होता है आपको, तो आपके रैंक और आपके चॉइस, इसके हिसाब से नौकरी का सिलेक्शन होता है। तो जो सर्विस आपको मिल गई, आपके ऑप्शन के हिसाब से आपका जो भी आपने ये दिया है प्रेफरेंस, तो वो उस नौकरी में नौकरी ज्वाइन करता है नॉर्मली। तो ये रहा। तो ये सर्विस लॉट हुई जब यूपी स्टेट सर्विस हमने क्वालिफाई किया था, तो हमने ज्वाइन किया। ये आपकी प्रायोरिटी नहीं, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली प्रायोरिटी नहीं थी। घर वालों से और लोगों से हमने मशवरा किया। इससे पहले इंडियन सिविल सर्विसेज में भी सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मैं था, तो वहाँ हमने लगभग 1 साल नौकरी की थी। फिर घर वालों ने और लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो पूरी ज़िंदगी आपको ऑफिस की नौकरी ही करनी होगी, सेक्रेटेरिएट में कर सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के काम नहीं आ सकते, आपको चाहिए तो वहाँ डाइवर्सिटी है, जा सकते हैं।
काम फिर ज़्यादा। हमने लोगों से मशवरा करने के बाद इस सर्विस को ज्वाइन किया। अच्छा, पुलिस सर्विस के बारे में जो एक कॉन्सेप्ट है आम लोगों में, थोड़ा सा 1-2 मिनट हम चाहेंगे कि उस पर आप रोशनी डालिए। कि हम लोगों के यहाँ पुलिस समझा जाता है, पुलिस का मतलब है कि भाई FIR, गिरफ्तारी, बहुत अच्छी इमेज नहीं बनती है पुलिस की। तो इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा, या पुलिस सर्विस जो है ये कैसे पीपल फ्रेंडली हो सकती है या है? आपका क्या तजुर्बा है? पुलिस सर्विस हिंदुस्तान की सबसे अच्छी सर्विस है। अगर देखा जाए तो आदमी जब भी परेशानी में होता है तो सिर्फ पुलिस को ही याद करता है। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ तब, कहीं पर रात में कोई किसी को हार्ट अटैक हुआ दूसरी कंट्री में, तो ये है तो पुलिस को फोन करने पर पुलिस आएगी और पुलिस भी इंतजाम कर सकती है। किसी की चोरी हो गई, किसी का कुछ खो गया, तो ये सब चीज़ें हैं हर परेशानी में कर सकती है, और दूसरे कंट्री में लोग करते भी हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ शहरों में शुरू किया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के जो माहौल है, क्योंकि पुलिस में लोग पब्लिक से ही आते हैं, सोसाइटी से। जो सोसाइटी में जैसा माहौल है वो यहाँ भी लेके आते हैं। अगर करप्शन है तो करप्शन हर डिपार्टमेंट में है। पुलिस तो 37वें या 40वें नंबर पर बताया जाता है जो डेटा के हिसाब से। करप्शन ये चीज़ है, करप्शन है। पुलिस के लोग चूँकि यूनिफॉर्म में पैसे लेते रहते हैं, तो इसलिए लोगों को नजर आता पुलिस पैसा ले रही है। लेकिन दूसरे सर्विसेज वाले करप्शन है, लेकिन वो काम करके काम के बदले में लेते हैं। पुलिस डंडा मार के लेती है कई बार, या डरा के लेती है, इसलिए बदनाम करते हैं। एक तरह का मतलब वो खौफ का इस्तेआरा है आम जी लोगों हाँ, को पुलिस ये फ्रेंडली पुलिस से का कंसेप्ट बड़े कई शहरों में शुरू किया गया है। और तो लेडीज भी बहुत सारी पुलिस में हैं कि पीटी की भी प्रॉब्लम सुने, जेंट्स की तो सुन ही रहे थे लोग, ट्रांसजेंडर, हाँ ये सब चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद भी अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो आपकी जब आपने तैयारी की होगी सिविल सर्विसेज के लिए कर रहे थे, तो कभी कोई ऐसा मरहला आया आपको जिसमें लगा कि अब छोड़ देना चाहिए? ऐसा भी नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा। परेशानियाँ आपको जैसे ज़िंदगी में आती है तो नौकरी में भी आना तय है। कई चीज़ें हैं, बहुत अच्छे नहीं हुए। नहीं, नौकरी से पहले की बात करें, तैयारी के मरहले में। अच्छा, तैयारी के मरहले की बात आप जहाँ तक कर रहे हैं, तो तैयारी के मरहले में ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एक प्लान के हिसाब से तैयार किया था। और मैं उससे पहले इस पस मंज़र में पहले जाए, तो जब हमने 10th इंटर कर लिया था, तो हमारे मेन गाइड, टीचर और हमारे कैरियर को रास्ता दिखाने वाले हमारे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद साजिद हुसैन हैं। और उन्हीं के राय मशवरे से हम चलते थे, और उन्होंने ही हमारा जो भी कैरियर शुरू से बनाया। तो उन्होंने कहा सिविल सर्विसेज देना है, तो मैथ के स्टूडेंट होने के नाते आमतौर पर इंजीनियरिंग की तरफ लोग जाते हैं, लेकिन हमने फिर सिविल सर्विसेज का रास्ता के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने NCERT बुक्स भी भेजी दिल्ली से, जब वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में वो उस वक्त थे, इंटर्नशिप में थे। तो इंटर्नशिप ही थे, हमको लगता है जूनियर इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उन्होंने भेज दी थी। फिर हमने वही रास्ता अपनाया, तैयारी की। फिर छोटे मोटे एग्ज़ाम भी दिए, जिसकी वजह से सिलेक्शन हो गया, तो हमें जॉब सिक्योरिटी रही। उसके बाद BSc के बाद ही एग्ज़ाम दिया था, जॉब सिक्योर हो गया था कि हाँ मतलब इतना घटिया भी नहीं है तो बहुत बड़ा नहीं है। तो तैयारी कर रहे थे। जैसे मायूसी तब हुई मुझे ख़ास तौर से कि जब मैंने 1990 का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दिया। हम लोग एक साथी हमारे थे मोहम्मद शहजाद, उनका सिलेक्शन हो गया। हम लोग साथी एक ही कंपनी में रह के तैयारी कर रहे थे। इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट सर्विस में रहे वो, और सब रिटायरमेंट से कई साल पहले उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट, पटना में मुकीम है। तो उनका हो गया था सिलेक्शन, मेरा नहीं हुआ। फिर हमने नई स्ट्रेटजी बनाई। एक साल हमने गैप लिया, तो एक साल हमने ड्रॉप कर दिया। 91 एग्जाम हाँ 91 का एग्ज़ाम हमने सोचा कि नहीं देना है, नहीं दिया। एक साल हमने इस बीच में नौकरी कर रहे थे, छुट्टी ले ली, और फिर एक साल हमने बाज़ाब्ता तैयारी की। फिर 92 हमने पूरे जोश वल्ला के साथ समझिए लिया, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र रहा कि हम कामयाब हुए। ये ज़हन में कभी नहीं आया कि छोड़ देना है, ऐसा नहीं, स्ट्रेटजी चेंज किया, स्ट्रेटजी चेंज की। चलिए, अब थोड़ा मुस्लिम नौजवानों के ताल्लुक से बात करते हैं।
मेरी या आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा, आमतौर से मेहमानों से बात होती है तो उनमें एक तरीके का एक कॉम्प्लेक्स होता है, एक एहसास होता है कि सरकारी इदारों में ख़ास तौर से ऊंची सर्विसेज में उनके लिए मौक़े लिमिटेड है, महदूद हैं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। किसी के लिए जो और लोगों के लिए मौके हैं वही मुस्लिम नौजवानों के लिए, जबकि हम लोग जिस जमाने में तैयारी करते थे तो नौकरियां कंपैरेटिवली कम थी। अब तो बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट में ही बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी नौकरी की है, प्राइवेट में भी जाने के मौके हैं। और जो और लोगों के लिए है वही दूसरों के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि रिजर्वेशन पहले कम था, धीरे धीरे बढ़ गया है, तो जनरल वालों के लिए सीटें कम है। लेकिन दूसरे लोग आ रहे हैं, हमें भी तैयारी करना है। कह सकते हैं कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये होता ना इंसाफी होता है, तो ऐसा रिटन एग्जाम में तो नहीं हो सकता है नॉर्मली, क्योंकि वो कॉपी रहती है से उसकी आप ले दे सकते हैं इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत। इंटरव्यू की बात है जहाँ तक, तो इंटरव्यू में हो सकता है, इंटरव्यू में जब मैं बैठ जाऊंगा, हमारा लड़का है तो वैसे हम तो होता नहीं है, तो थोड़ा वो थोड़ी सी बने उसमें गुंजाइश हो सकती है। हाँ जी, मतलब ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप रिटर्न में बहुत अच्छा करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं, लोग हो ही रहे। और ये भी नहीं है कि बहुत हाई फाई बैकग्राउंड से जो है अपर स्टेट ऑफ द सोसाइटी ही सिलेक्ट हो रहे हैं, बल्कि सरकारी नौकरियों में तो नॉर्मली लोअर स्टेटा या मिडिल क्लास फैमिली के ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो इस तरीके का जो मैंने लोगों को जहन में बात आती है, इसको क्या कह सकते हैं? इसके पीछे ऐसा तो नहीं कि खुद एतमादी की कमी होती है तो ये सब एक्सक्यूज ये तो है। खुद एतमादी अगर है, आपको पर खुद पर कॉन्फिडेंस है और आप मेहनत कर सकते हैं, साथ में आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, जो बेसिक्स जो किसी भी नौकरी के लिए आपको एक तो अपनी मादरी ज़बान अंग्रेज़ी और मैथमेटिक्स जो बेसिक 10th तक स्टैंडर्ड का है, वो अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तभी आप कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ठीक से चेकअप कर सकते हैं। और अगर ये सब चीज़ नहीं है तो फिर आप बहुत सारी किताबें हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए, आप अंग्रेजी नहीं है तो ज़्यादातर किताबें इंग्लिश में हैं, तो प्रॉब्लम होगी। ये सिविल सर्विसेज में एक पेपर इंडियन सिविल सर्विसेज में इंग्लिश है मेंस में, जो क्वालिफाई करना है वो 10th स्टैंडर्ड का है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसे रहता है, कम्प्रीहेंशन रहता है और है, ग्रामर है। तो आपका अगर ग्रामेटिकली आप लिख नहीं सकते और अपने को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम रहेगी आपको। अच्छा, एक चीज़ है ख़ास तौर से मैंने हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में कि आदमी जो कौमी खिदमत है, सर्विसेज हैं और उसकी जो अपनी मजहबी शनाख्त है किसी इंसान की, तो इसमें तालमेल में कुछ परेशानी होती है या उसमें बैलेंस कैसे कर सकते हैं? नहीं, परेशानी थोड़ा बहुत तो हो सकती है, लेकिन ऐसा अगर आपकी दयानतदारी है, ईमानदारी है और आप मेहनती आदमी हैं, ठीक है। जैसे मुस्लिम को नमाज पढ़ना है तो नमाज में नॉर्मली ठीक है, मस्जिद ही आपको जाएंगे तब तो ज़्यादा लगेगा, तो हो सकता है कि नहीं छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट का वक्फा आप कभी भी निकाल सकते हैं। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपना काम अगर आप अपने पूरे ईमानदारी से जानदारी से कर रहे हैं जी, तो ये सब इशू नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं, रैशनल आप हैं, अप्रोच आपका रैशनल है। तैयारी के ज़माने में भी, इंटरव्यू में भी और नौकरी में भी तो आप सक्सेसफुल रहेंगे। ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल पिछले रहेंगे, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। यूपीएससी या फिर जो स्टेट पीएससी होता है उसकी जो तैयारी करते हैं बच्चे नौजवान, उनके लिए बताइए उनको क्या करना चाहिए? हालांकि जैसे एक बात अभी आपने बताई कि लैंग्वेज जानना चाहिए, मैथमेटिक्स जानना चाहिए जो है, और थोड़ा उसको वाइडर बेसिकली तो ये है कि आपको तैयारी, अगर जिस एग्जाम की तैयारी करनी है तो पहले उसके सिलेबस को पढ़ लें, सिलेबस समझें। हर में जैसे सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल को आपको चूज करना है मेंस के लिए, आप तो प्रीलिम में ऑप्शनल है भी नहीं, मेंस में एक ही ऑप्शनल है, बाकी जनरल स्टडीज है। जो ऑप्शनल आप रखेंगे उसको आप ये देखिए कि हाई स्कोरिंग है इसलिए नहीं ले लेना। अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम ये होगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप पढ़ेंगे नहीं तो नंबर कहाँ से? कई बार हाई स्कोरिंग करके हम लोगों ने कॉलेज में भी एक सब्जेक्ट रखा था इसलिए कि उसमें स्कोर अच्छा। वो ऐसा नहीं है। वहाँ आप
इसको पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा कम वक्त में और ज़्यादा अच्छी तैयारी करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, वो आप लीजिए। आपका इंटरेस्ट क्या है, किस में, तो एक तो वो सिलेक्शन करना। बाकी तो जो हमने बेसिक्स कहा मैथ का होना चाहिए, क्योंकि एक सीसेट के पेपर सिविल सर्विसेज में है, उसमें मैथ भी रहता है। तो आप सीसेट ही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो दूसरा जीएस क्वालिफाई नहीं करेंगे, सीसेट तो क्वालिफाइंग है, जीएस की बेसिस पर आपका मार्क्स प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कराया जाएगा, तो फिर रह जाएंगे आप। ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चे सीसेट में ही फेल होते हैं। इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए, हर किताब को समझना है, मैगजीन्स भी उसी में आ रही है। जो मैंने स्टडी मटेरियल है वो अच्छा पढ़ने के लिए लोग दूसरी मीडियम से भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें या ज़्यादा अच्छा स्टडी मटेरियल इंग्लिश में अवेलेबल होगा। और दूसरी चीज़ है कि क्या है कि कोचिंग की बात आती है। हाँ, बिल्कुल, कि कोचिंग नहीं कर पाते हैं गरीब बच्चे, लेकिन कोचिंग कोई ऐसा नहीं है, एक गाइडलाइन ही से देता है। और ये सब चीज़ आपके आप तो नेट पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे लोग जो साथी हैं वो सपोर्ट कर देंगे जी, और मटेरियल आपको मिल सकता है। बेसिकली आपको पढ़ना है, नोट्स अपने हिसाब से शॉर्ट में बनाइए। टाइम है, क्वेश्चन भी वहाँ बहुत लंबे नहीं रहते हैं, 150 वर्ड 200 वर्ड या 20 वर्ड में लिखना है। 20 वर्ड में आपके दिमाग में तो बहुत सारी चीजें। हाँ, तो 20 वर्ड में आपको आना चाहिए कि मैं उसको कैसे पॉइंट लिख, वर्ड सेंटेंस नहीं लिखना है, वर्ड्स में लिखना। कुछ वर्ड्स लिख दिए, एग्जामिनर तो समझ रहा है कि कितने पॉइंट्स लिखे, उस हिसाब से मार्क्स आना। अच्छा, जो मिडिल क्लास हमारा है उसके जो नौजवान हैं उनके लिए कोई काबिल अमल मैंने कोई स्टडी प्लान? स्टडी प्लान का तो यह है कि आप एक कंप्लेसेंट बिजनेसमैन जैसे होता है, वो कंप्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए कि हमने 1000 कमा लिया आज तो चलो हमारा तो 5 दिन खर्चा चल जाएगा, ये दोपहर तक कमा लिया तो शाम नहीं बैठेंगे, वो चीज़ नहीं होनी है। आपको पढ़ना है अगर तो 1 साल तो कम से कम प्रीलिम मेंस की एक साथ तैयारी करनी होगी, ताकि एक ही अटेम्प्ट में आपको प्रीलिम भी करना, मेंस भी करना, इंटरव्यू तभी सिलेक्ट होंगे। ये नहीं कि प्रीलिम रह जाते हैं। तो कंप्लेसेंसी कभी नहीं कि रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आज अब्बा कहिए काम था फला जगह था, वो सब छोड़ना होगा। तो बिल्कुल वो है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे खिरमा हाई स्कूल में, अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, ओवैस हैदरी साहब। तो उस वक्त तो अगर एब्सेंट रहा तो उसका 10 पैसे फाइन होता था। तो कोई 5 दिन अगर हाजिर रहा तो 50 पैसे भी बड़ी चीज़ थी, 77 के आसपास में। तो उनके पास जब कोई गैर हाजिरी के लिए माफ़ी के लिए लिखता था कि फाइन माफ़ कर दिया जाए, बहुत सारे लोग दरखास्त तो वो जल्दी नहीं माफ़ करते थे। वो कहते थे कि देखिए छुट्टी हम 2 ही हालत में दे सकते हैं, सैंक्शन कर सकते हैं, कि या तो घर में कोई मर गया हो या वो मर गया हो। क्या बात है, वो सीरियसनेस का मन है, वो बातें हमें आज तक याद। बहुत अच्छी बात, बड़ी बात है। और एक तो ये है कि आप वक्त के पाबंद होइए, कि पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि हर चीज़ में कि आप रूटीन बनाइए, उस हिसाब से चलिए, और अपना रिजल्ट कैसा है उसको जज करिए, ऐसे खुद करिए, और नहीं तो किसी सीनियर से जज कराइए। नहीं तो कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो नहीं हुआ तो और भी एक तो एग्ज़ाम उसी पैरेलल देते रहिए, जैसे सिविल सर्विसेज। और हमने अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं किसी को नहीं देखा जो सीरियसली तैयारी करता रहा हो, उसको नौकरी न मिली हो या अच्छी मुलाजमत न मिली हो, वो अल्लाह देता है। बिल्कुल सही बात, मेहनत होनी चाहिए ईमानदारी के साथ। बिल्कुल सही बात। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा होता है कुछ मैंने माली दबाव होता है, पैसे की कमी है, कहीं कहीं समाजी दबाव भी होता है, तो इस तरीके के बच्चों का माली दबाव का तो ये हमने बताया कि सब कुछ नेट पे अवेलेबल है। अब जब मोबाइल आप चलाते हैं सब कुछ आपको 1 सेकंड में मिल जा रहा है, थोड़ा बहुत कुछ खर्च है। अब तो बहुत सारे NGO हैं जो कोचिंग करा रहे हैं, हमदर्द वाले ऐसे जामिया जी कोचिंग दे रहा है, फ्री कोचिंग, लॉजिंग सब कुछ भी दे रहा है गरीब बच्चों के लिए। तो अब तो पहले के मुकाबले में बहुत सारी सहूलियात हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इन सब एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ 2 नाव पर जैसे पैर रख के नहीं चल सकते, कि जैसे प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी है तो वो भी कर रहे हैं, तो आपको नौकरी से तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा, तभी आप 1 साल तक कंसिस्टेंसी
कंसिस्टेंसी तैयारी नहीं करेंगे तो ये कहने कि हो जाएंगे, बहुत सारे लोग हो जाते हो सकते हैं, कोई शक मैंने, नहीं, लेकिन सब नहीं सब नहीं हो सकता, कंसिस्टेंसी चाहिए, जी। कंसिस्टेंसी बनी। इसलिए जब सिविल सर्विसेज में कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है आईपीएस और आईएफएस, आईपीएस आईएएस और आईएफएस के लिए, फिर एक साल वो दे सकता है, एक्सटेंशन दे सकता है, तो ज्वाइन करके एक्सटेंशन अच्छा, लेता है, तो extension। एक साल छुट्टी लेता है, लिए रहता है, लीव विदाउट पे। ये नहीं है कि ज्वाइन किए हैं तो एग्जाम दे सकता है, उसका ऑप्शन है, लेकिन वो इसलिए लेता है कि बिना बेहतर- छुट्टी के सही से नहीं हो पाता, तैयारी नहीं हो पाती। अच्छा, आप न तो पूरी माशाल्लाह अब सुबुदोश हो गए। कुछ नौजवानों के अंदर एक तरह का खौफ ये भी होता है कि इन सर्विसेज में जो है ना, वो एक तरीके का नजरियाती दबाव जिसको कह सकते हैं, वो भी कुछ होता है। तो नजरियाती तो जो समाज में रहने जो चीज यहाँ है वही चीज नौकरी में रहेगी, तो थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन आप इन सर्विसेज में रह के लोगों की और अपनी ज्यादा खिदमत कर सकते हैं, अपने को बचा सकते हैं इन सब चीजों से, अलग रहने के मुकाबले में। दूसरे सर्विसेज दूसरी नौकरी में या बिजनेस में रह के। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ठीक है, अगर वो कामयाब बिजनेसमैन है कोई बात नहीं है, लेकिन उनसे पूछे कितनी परेशानियां हैं, किन किन ऑफिस में उनको क्या क्या, किसी जीएसटी का तो कहीं कुछ दौड़ भाग करना पड़ता है। तो आप नौकरी में अगर परेशानी से अगर भागेंगे तब तो फिर कहेंगे कि इस दुनिया में ही रहने का कोई फायदा नहीं। सही। ये जो मजबूत किरदार अगर होता है, ऑफिसर्स जो है वो अगर मजबूत किरदार है तो वो भी उनके लिए एक तरह से हमको लगता है कि ढाल का काम करता होगा, अगर कैरेक्टर अच्छा है सर तो। जी बिल्कुल, बेशक ये तो हमेशा रहता है। एक मिसाल जैसे अभी हमारे 2 डीजी थे यूपी में, एक तो डीजीपी भी रहे जावेद अहमद साहब, वो हाई कोर्ट जज पटना के बेटे हैं, अच्छा, तो रिटायर हो गए रहते हैं। वो लोग ईमानदार आदमी थे, वो जब किसी डीआईजी आईजी रहे जिले के एसपी को फोन करते थे तो एसपी जबकि वो फोन पर रिसीव करते थे, कुर्सी से उठ जाते थे, उनकी ईमानदारी का वो मैंने। डॉक्टर साहब तो सर्विस में कोरोना में डेथ हो गई 2.5 महीने पहले रिटायरमेंट से 2021 में, लेकिन उनका भी यही था क्यों, और उनका रेपुटेशन भी इतना जबरदस्त उनका भी था कि इस सरकार में लोग कहते हैं कि मुस्लिम को इतनी दिक्कत है, वो डीजी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाए गए, लेकिन उसी बीच में 2.5 महीने पहले रिटायरमेंट हुआ, फिर बेटा उनको जॉब मिल गई है, लेकिन जॉब तो उस लेवल की नहीं होगी। हाँ वो तो सही है। यह है कि ऐसा हमको नहीं लगा, नहीं है, यही असल यही जानना चाहते हैं कि इस तरीके का मैंने स्टीरियोटाइप बहुत है, बहुत इस तरीके की सोच जो है नेगेटिव अप्रोच भी होता है। आमतौर से हम लोग भी बगैर किसी तजर्बे के भी मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सब तो होता होगा। हाँ ये तो है, चूंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है और इसके लिए बहुत सारे ये चीज़ें जिम्मेदार हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज में चले जाइए, जो डेवलप्ड कंट्री में अगर किसी भी ग्रुप का किसी कास्ट तो वहाँ नॉर्मली नहीं है, किसी भी कम्युनिटी का या किसी ग्रुप का ही अगर रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए स्पेशल ड्राइव होता है। आप आयरलैंड चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, तो उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वो चीज़ इंडिया में कुछ तो है, जैसे एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए नहीं है। अब ये कहते हैं हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने जब रिजर्वेशन की बात आई तो हम मज़हब की बुनियाद पे नहीं, हम लोग उस वक्त ठीक ठाक कंडीशन में थे, लेकिन बाद में धीरे हाँ मुल्क का ये हुआ, बंटवारा हो गया, उसकी बाद जो है धीरे धीरे हालात जो है कुछ इस तरह से हो गया, जो बीच में आपने स्ट्रक्चर कमेटी रिकमेंडेशंस देखा और वो सच्चाई है। हम लोग में कुछ कमियां हैं जिनको काफ़ी सुधारे जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे NGOs है, बहुत सारे लोग लगे भी हैं, क्योंकि जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो बहुत सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, छोड़ देते हैं, तो लोगों को समझाया जाने की, बताया जाने की, उनकी मदद किए जाने की ज़रूरत तो है। अच्छा, अभी रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, तो आपको लगता है कि मुसलमानों की इंतजामी सर्विस में या सिविल सर्विस में या पुलिस सर्विस में ज़्यादा नुमाइंदगी होनी चाहिए? ज़ाहिर है, जब आबादी हमारी गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से लगभग 15 है, रिप्रेजेंटेशन 2 से 3% है, तो कम तो है ही। एक ऑफिस में किसी भी कम्युनिटी का अगर एक रहता है तो लोगों को लगता है कि जाके हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होगी, तो वो चला गया और होता भी है। खैर ऊपर वाले अल्लाह का जो है
बेहद गर्म है कि मुस्लिम ऑफिसर्स में अगर कोई बेईमान भी है, करप्ट भी है, तो कंपैरेटिवली दूसरे से लोग मानते हैं कि कम होगा। कंपैरेटिवली करप्शन भी कम है, लोग मानते हैं। और जो ईमानदार है ये कदर करते हैं। ये परसेप्शन बहुत बड़ी बात है जी। लोग मानते हैं कि बेईमान भी है तो कम बेईमान होगा। जैसे पहले लोग कहते थे कि अरे मुसलमान होके तो झूठ बोल, ये चीज आप बोलना छोड़ दिया। हाँ, तो अब खत्म हो गई ये बात। लेकिन अभी भी ये चीज तो है, लोग कहते हैं कि भाई ये इनमें ये चीज है। जैसे कई लोग कहते हैं कि अरे फला कास्ट का है तो चलो पैसा देके काम करा देंगे, और अरे ये तो मुस्लिम है तो पैसा तो देगा नहीं, कैसे होगा। गलत काम तो गलत काम नहीं करता है तो लोग इज्जत भी करते हैं। बहुत ज्यादा होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको सजा नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो पार्ट है। इवन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सस्पेंशन भी सजा नहीं है। सस्पेंशन इज नो पनिशमेंट। वो तो सिर्फ ये है कि आपके खिलाफ कोई एलिगेशन है, चार्ज जो है कायम ये की गई है, ऑर्डर की गई है। तो उसमें चूंकि आप विटनेसेस को प्रभावित नहीं करें, असरअंदाज ना करें, इसलिए आपको अलग दिनों तक अलग रहिए उससे, उस मुद्दत में आप उससे अलग रहिए। ये कि अगर बड़ी तादाद में नौजवान आते हैं इन सर्विसेज में तो समाज पे उसका, कम्युनिटी पे अच्छा असर होगा या उसका फायदा होगा? फायदा होगा, बिल्कुल होगा। फायदा होगा। तो भैया मैंने आपको भी इसका अंदाजा होगा कि जब भी आप जब सर्विस में थे तो आपको ऐसा लगा होगा कि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं उनको फायदा का मतलब ये है कि उनका एतमाद बढ़ा होगा आपकी मौजूदगी से। तो जाहिर है जब भी कोई जिले में कोई अफसर रहता है तो लोग कहते तो हैं कभी। पुलिस सर्विस तो ऐसी सर्विस है जिसमें हम लोग तो रहते हुए हमारे पास मुस्लिम भी आते थे, नॉन मुस्लिम भी आते थे, और हमने इंडिया में कहीं भी किसी भी ऑफिसर को अगर कह दिया कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ, हमें वो जानता नहीं है, तो पुलिस सर्विस वाले का तो अगर कह दिया तो कि भाई ये काम है तो कम से कम उसको उस अफसर से मिलने का एक जरिया मिल गया, अपनी बात कह लिया। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी हो सकता, कई बार दूसरी बार कहना पड़ा, तो ये तो रहता ही है हमेशा। अच्छा, अभी बात कर रहे थे शुरू से देखते आ रहे हैं हम लोग, तो लिखते भी हैं इस पे कि भाई वो घुमा फिरा के 2% 2.5% ही क्यों होता है, वो उसमें वो इजाफा क्यों नहीं हो रहा है? क्या आपको क्या लगता है इस पर? तो देखिए, इंटरव्यू में अगर लोग कहते हैं कि नहीं बेईमानी हो रही है, ये पहले से तय है, तो रिटर्न में तो नहीं होता। रिटर्न का तो जो है एग्जामिनर्स अलग अलग जगहों पर जाता है, उनके पास सेट है कि इतनी कॉपी गई, वो देख करके एक हफ्ते में लौटा देता है ना, उस पर नाम रहता है कि जो भी उस इंटरव्यू में है। तो आप अगर आपको लगता है तो आप रिटर्न में थोड़ा सा नंबर ज्यादा ले आइए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, ये ऐसा भी है क्या कि जैसे अटेम्प्ट कम होता है, या अटेम्प्ट कम कहने का मतलब ये है कि आप इंटरव्यू में तादाद ही कम होती है? हाँ, इंटरव्यू में जिस रेशियो में आप एग्जाम दे रहे हैं उसी रेशियो में प्रीलिम भी क्वालीफाई हो रहे हैं, और उसी रेशियो में आप मेंस ये देख लीजिए तो डाटा लगभग बराबर है। तो जब आप तैयारी उस एग्जाम को टेकअप करने के लिए तैयार नहीं है, सिलेक्शन में आप कहाँ से आ जाएंगे? ये बड़ी वजह हमको भी लगती है कि भाई आखिर बिल्कुल एकदम 2, 2.5, 3 बहुत हो गया, तो ये बड़ा अजीब तरह का लगता है। तो ऐसा है कि चाहे जिस वजह से भी हो सकता है कुछ अप्रीहेंशंस हैं वो, या एतमाद की कमी है, तो जाते ही कम है। हाँ, हमने तो देखा कि जो लोग भी हम लोगों के साथ तैयारी कर रहे हैं सिंसियरली और सीरियसली, तो नॉर्मली सिलेक्ट हुए। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई अनजान आदमी कहीं और से आके सिलेक्ट हो गया हो, तो बहुत अच्छा रहा हो, नहीं हुआ, ठीक है। बहुत सारे लोग दे रहे हैं, नहीं हुआ यहाँ भी तो वहाँ उसके किस्मत में है, चला गया। लेकिन ऐसा बहुत कम ही है कि जो बहुत अच्छा रहा, नहीं हुआ। अब चूंकि लग तो जरूर साथ देता है कि प्रीलिम मेंस इंटरव्यू आपको एक साथ सिलेक्ट होना है जी, एक ही साथ कई बार प्रीलिम ही क्वालीफाई नहीं किया, तो बहुत अच्छा है। कई बार आईपीएस हो गया, दूसरे साल दे रहा है, प्रीलिम नहीं क्वालीफाई, आईपीएस हो गया उसके बाद प्रीलिम नहीं क्वालीफाई। बहुत सारी मिसाल है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम के साथ है, वो सभी कम्युनिटी सबके साथ होगा जी। अच्छा, अगर कुछ बच्चे 2-3 बार में भी कामयाब नहीं हुए जी, तो उनको दूसरी तरफ देखना चाहिए? नहीं, अब का जमाना ये है डाइवर्सिटी का। एग्जाम्स बहुत सारे हैं, उस लेवल के एग्जाम है, बीसीएस है, दूसरे स्टेट सर्विस है, आईएएस है, या और भी एग्जाम वो दे सकते हैं अगर नौकरी में ही आना है तो। लेकिन पहले
जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उससे कहीं ज़्यादा है। और सिविल सर्विसेज आपने सीरियसली तैयारी कर लिया और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इतने कोर्सेज हैं, अगर कुछ और कोर्स कर रखा है कुछ है तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी, इंडिया में भी, वर्ल्ड ओवर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार बैठ सकता है। और जितना पैसे के हिसाब से जो यहाँ कमा रहा है उससे ज़्यादा कमाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर तैयारी सिंसियरली सीरियसली की है तो आपके इतने सिविल सर्विसेज में भी जानने वाले हो जाएंगे लोग कि कई बार आप कुछ प्राइवेट भी कर रहे हैं तो अपना ठेके पर पे ही कर रहे हैं तो ईमानदारी से अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ें भी है और लोगों के काम भी आ सकते हैं। जिसने सीरियसली तैयारी की तो उसके बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे ऑफिसर्स होंगे, वो लोगों के भी जो जायज़ काम है वो करा देते हैं। ये तो ये सहूलत इतनी तो कम से कम सहूलत हो ही जाती है। सही बात है। वो मायूस नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, रास्ते बंद नहीं होते हैं। अच्छा, कोई 18 साल का मुस्लिम नौजवान है, वो आपसे आके कहता है कि आपसे पूछता है कि क्या मैं आईपीएस बन सकता हूँ? आईपीएस तो बन ही सकता है कोई भी। सिविल सर्विसेज में रैंकिंग के हिसाब से अलॉटमेंट होता है। किसी का फर्स्ट रैंक आया हो आईपीएस मांग रहा है तो आ जाएगा, लेकिन रैंक पीछे है तो आईपीएस मांगेगा तो नॉर्मली उसके रैंक और प्लस जो है उसके ऑप्शन के हिसाब से ही मिलेगा। अच्छा, हमारे बहुत से नौजवान अभी जो सुन रहे होंगे देहातों में या और भी, तो अगर उनको आपको मैंने उनके जहन में ये बात हो कि हमको करना है या नहीं भी हो, आप मुस्लिम नौजवानों को 3 नसीहतें क्या करेंगे इस हवाले से? अपना गोल सेट करें, जो भी गोल सेट करें उसको पूरी ईमानदारी और बिना कंप्लेसेंट हुए, नो कंप्लेसेंसी और कोई छुट्टी नहीं, जो हमने कहा। अगर तैयारी करेंगे 1 साल अगर कर ले, अगर आपका बेस कमजोर है, कहा बेसिक इंग्लिश, आपकी लैंग्वेज, अपनी जो मादरी जबान है, आप उर्दू लिख नहीं सकते अगर उर्दू के स्टूडेंट मीडियम के रहें या हिंदी मीडियम के हिंदी ठीक से आप एक ऐसे एक पेज नहीं लिख सकते। लोग ग्रेजुएशन करके एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप फिर वो पहले ठीक कर लीजिए। उसके बाद आप तैयारी अगर कीजिए 1 साल सीरियसली, अब बीच में अपने को एसेस करा सकते हैं, क्या बिल्कुल कर सकते हैं कि अगर मान लिया शुरू से कमज़ोर भी रहे, एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं रहे, लेकिन ये है कि अगर ये उसके बाद भी तय कर लें, ग्रेजुएशन कर लिया है उसके बाद भी तय कर लें कि हमको करना है, तो ज़्यादा मेहनत करके भी वो लोग भी कर सकते हैं। वो लोग भी कर सकते हैं। चलिए, माशाल्लाह। तो आपकी तो माशाल्लाह हमने देखा, आप शुरू से आपको देखा है, तो आपकी ज़ात तो ऐसे भी हम लोगों के लिए भी, हालांकि आपसे कुछ सीख नहीं सके, है ना, लेकिन ये है कि जिस तरीके से आपने सर्विस की और जिस तरीके से आपने अपना पूरा कैरियर गुजारा और अपनी आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी या समाजी ज़िंदगी रही है, वो तो वाकई जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए होता है कि ये तो मैंने इंस्पायरेशन है। और जो लोग हमारे नौजवान सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए और पुख्ता इरादे के साथ मेहनत करनी चाहिए। पुख्ता इरादे के साथ मेहनत करनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि आपका कोई बैकग्राउंड बहुत अच्छा है पहले से, सोशली या इकोनॉमिकली आप बहुत साउंड हैं तभी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत सी मिसालें, ज़्यादातर मिसालें यही, बहुत सी मिसालें हैं। हमारे निज़ाम साहब भी, हम ही लोग इस सोसाइटी से तो जाहिर है कि हम ही लोग जैसे थे, लेकिन ये कि उसमें इन्होंने ज़बरदस्त माशाल्लाह कामयाबी हासिल की और बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत अपने पूरी, पहले शुरू में भी कहा था, इंट्रो में हमने कहा था कि पूरी अपनी मजहबी शनाख्त के साथ नौकरी की, कहीं पे दाग नहीं लगा। तो ये आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। जैसे हालात का रोना हम लोग रोते हैं, तो इसमें ये बहुत बड़ी बात है। जो ज़रा सा थोड़ा हट के कि जैसे मुसलमानों में तालीम की कमी आज भी है और रहनुमाई की भी कमी है। रहनुमाई की कमी का मतलब ये है कि किनको क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैरियर के लिए, क्या मैंने कैसा कैरियर चूज़ करना चाहिए। हमारे यहाँ आमतौर से आदत है कि बच्चे देखते हैं कि भाई जरा भाई ने मैथ्स लिया है तो वो भी मैथ्स ही लेंगे, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा है तो ये भी इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेंगे, टेम्परामेंट हो या नहीं हो।
तो ये सब किस हद तरीके की दिक्कत है? कैरियर गाइडेंस जो Career guidance। हाँ वो होना चाहिए। और ये गार्जियन को ये करना चाहिए, देखना चाहिए कि बच्चा हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, उसी की तरफ उसको उसका रुझान जो है शुरू से ही दिलाना चाहिए कि ये करना है तुम्हें, तो उसमें अच्छा कर भी सकता है। टीचर्स को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है। टीचर चूँकि ज़्यादा वक्त रहते हैं, गार्जियन कई के पढ़े लिखे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। बड़ा भाई इतना बड़ा नहीं होता है कि उसका बिल्कुल गाइड बन जाते कैरियर हैं, सेट हाँ, करे। मदद कर दोगे। ये तो है। हाँ। तो इसमें जो लोग आप जैसे लोग हैं, आप जैसे लोगों का मतलब ये है कि जो लोग अच्छी सर्विसेज से रिटायर्ड हुए हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह से रिटायर्ड या टीचर्स रहे हैं, इन लोग जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, इन लोगों का रोल हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है उसको जी बिल्कुल, ये तो उनका रोल अहम है। अब वो चीज़ें हैं कि उनके एक तो है कि सीधे घर घर जाके ढूंढना मुश्किल है, हाँ कि लोग गार्जियंस उसको ये करें कि आके वो कांटेक्ट करें, वो कांटेक्ट करें। Contact देखिए करें। असल में बात ये कुछ है, एक सेंटर भी कायम होने चाहिए, सेंटर कायम होना चाहिए, हाँ। काउंसलिंग जी, कैरियर काउंसलिंग जी। बहुत सारे कई- हैं, बड़े शहरों में है, लेकिन पैसे लेके करते हैं जैसे हाँ भी वो तो करते हैं। कर हाँ, नहीं, लेकिन कम्युनिटी के लिए भले आप ठीक है भैया, आप हमारे समाज से निकल के गए हैं और आपने अपना पूरा शानदार कैरियर माशाल्लाह गुजार लिया, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका मतलब आप नहीं कर रहे हैं, आप तो माशाल्लाह जान रहे हैं कि ऐसे लोगों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के तय होनी चाहिए, थोड़ा आगे बढ़ के उनको ऐसी कोशिश करनी चाहिए। ऐसा कोई रास्ता आपको दिखता है क्या? जिम्मेदारी तो सभी की है ही, जी। इसमें तो कोई शक नहीं है। अब रास्ता दिखने की बात है कि उसके लिए ऑर्गेनाइज करने की जरूरत ऑर्गेनाइज्ड है, एफर्ट हो और Organized लोगों effort। को जोड़ें। और जो इस फील्ड में जैसे जिन लोगों के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या और इस फील्ड में लगे हैं, जो सामाजिक कारकुन हैं, जी। जो एक्टिविस्ट हैं, उनको भी देखने की जरूरत है। इस क्योंकि जैसे कह रहे थे जनरल इसमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, दूसरे लोग बिल्कुल। बिरादरी के लोग भी बिल्कुल इससे सफर कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जैसे ही SC ST की भी हालत बहुत बहुत- अच्छी नहीं है। हाँ, नहीं, हाँ। एक जो नौकरी पा लेता है जी। आमतौर पे उन्हीं के घर वाले, हाँ, उन्हीं का अगले बिल्कुल। जनरेशन आगे आगे बढ़ रही बढ़ रहे हैं, हाँ। है, लेकिन दूसरे लोगों का उतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है जितना जिसके लिए जो है ये रिजर्वेशन दिया गया था। जी हाँ पूरी कम्युनिटी कम्युनिटी को, हाँ। के अपलिफ्टमेंट के लिए बात की गई थी और ये रिजर्वेशन लाया गया था। पूरी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट नहीं होता हुआ है अभी। क्योंकि आमतौर से हमारे समाज में गार्जियन भी इतने बाशूर नहीं होते हैं या पेरेंट्स हैं इतने बाशूर नहीं होते हैं कि आप जैसे लोगों को वो खोज के निकालें, या उनके अंदर कम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस बात की फिक्र होती है। तो इसलिए मैंने ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे ख्याल से, आप इससे इत्तेफाक करेंगे शायद। ये अब सही आपने कहा कि ऑर्गेनाइज एफर्ट अगर हो तो उसका फ़ायदा होगा। और हम आपके से बात करते हुए, जो आप जैसे लोग हैं जो रिटायर्ड हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कैरियर, शानदार कैरियर गुजारा, उनसे हम इस मौके से एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ऐसा इस बारे में सोचें लोग। जी बिल्कुल। बहरहाल आपने वक्त दिया, बड़ी अच्छी बातें बताई, आपका बहुत शुक्रिया। और हम जो फिर चाहेंगे कि हमारे नौजवान इनसे सीखें और आगे बढ़ें। मैदान खाली है, आपको दौड़ लगाने की ज़रूरत है। नाजरीन, आपको हमारी ये बातचीत कैसी लगी, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और हमारे YouTube चैनल नवाए सरोश को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नए मौजू के साथ और फिर किसी नई शख्सियत के साथ। शुक्रिया।